ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वरण गांव के कम्युनिटी सेंटर में मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं और ये आपको बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी हॉल में आज हम सब एकत्र हुए हैं L20 के प्रोग्राम को करने के लिए। L20 का प्रोग्राम क्या है? आप सबको पता है कि हमारे देश में अभी G20 का कार्यक्रम हो रहा है। G20 का मतलब ये है कि दुनिया के 19 देश और एक यूरोपियन कंट्री उनको मिलाकर के G20 बना हुआ है और इसकी प्रेसिडेंसी इसके पहले इंडोनेशिया में थी, अभी भारत में है और 1 दिसंबर 2023 के बाद ये ब्राज़ील में चली जाएगी। इस बीच में G20 के बहुत सारे आयाम हैं और उनमें से एक आयाम है लेबर जो प्रेसिडेंसी है, क्योंकि भारतीय मजदूर देश का सबसे बड़ा संगठन है, इसलिए इसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी हैं और हम सब उसको लेकर काम कर रहे हैं। जो उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसको संस्कृत में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। ये पृथ्वी एक है, इस पृथ्वी पे रहने वाले हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और हमारा जो भविष्य है वो भी एक जैसा होना है। इस ध्येय वाक्य के साथ हम दुनिया की तमाम सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और हम बहुत सारे इश्यूज के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। क्योंकि भारत में G20 हो रहा है, इसलिए हमने 2 थीम ली हुई है। एक है कि सामाजिक सुरक्षा जो सभी की आवश्यकता है और दूसरा महिलाओं के कार्य की दशा क्या होगी, इसको लेकर के एक गंभीर चिंतन मनन और एक सामूहिक निष्कर्ष निकालने का प्रयास G20 के कार्यक्रम में किया जाता है। एक बहुत सफल और सुखद आयोजन है। हम सभी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता इस G20 के कार्यक्रम में जन भागीदारी का कार्यक्रम कर रहे हैं। देश के सभी लोगों को लगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत ये वरण गांव में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हम लोग आज L20 का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, कारपोरेशन का जो चल रहा है ऐसा मालूम पड़ा है कि 1 साल बढ़ाया गया है, तो ये कहाँ तक सही है और ये बढ़ाने के बाद और अवधि बढ़ाया जाएंगे कि नहीं बढ़ाया जाएगा? जहाँ तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कारपोरेशन का मामला है, ये एक गंभीर मामला है और भारत सरकार ने जब निर्णय किया कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के 7 कंपनियों में बांट देंगे और उसका निगम बना देंगे, तो उसी समय उन्होंने एक निर्णय ये किया कि अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारी हैं वो इन 7 नई कंपनियों में डीम्ड डेपुटेशन के लिए 2 वर्ष के लिए जाएंगे। 2 वर्ष इसका जो है 30 सितंबर को पूरा हो रहा था, 1 अक्टूबर को एक नए साल शुरू होने वाला था। इस बीच इस कारपोरेशन को वापस कराने के लिए हम सब संघर्ष कर रहे थे। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर रखा था, उसकी सुनवाई चल रही थी और हमें ऐसा लग रहा था कि अभी इस केस में कुछ निर्णय होने में और समय लगेगा, या अगर कोई निर्णय आता है और विपरीत निर्णय आता है तो उसके खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जाने के लिए समय चाहिए होगा। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार इस डीम्ड डेपुटेशन पीरियड को आगे बढ़ाए ताकि हमको और अधिक संघर्ष करने का, लड़ने का मौका मिल सके। और इस बीच जो कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं 1 अक्टूबर 2023 के बाद, उनके भविष्य में जो अनिश्चितता है वो भी समाप्त हो सके। तो एक ऐसा कदम रहा जिसमें कि लोगों की अपेक्षाएं थी कि सरकार कुछ निर्णय करेगी और वो निर्णय हम लोग के सामने आया है कि 1 साल के लिए
डीम्ड डेपुटेशन का पीरियड बढ़ा है। दूसरी बात गर्मा गर्म है, कुछ संगठन आंदोलन करने की तैयारी में है, तो सरकार की क्या नीति इस बारे में? देखिए, जब न्यू पेंशन स्कीम आई थी 2004 में, तो उस समय अटल जी की सरकार थी और उसके तुरंत बाद जब ये योजना लागू अभी मतलब प्रस्तावित थी, उसके तुरंत बाद ही सरकार बदल गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुए। उनके प्रधानमंत्री के प्रथम 4 वर्षों में कांग्रेस अल्पमत में थी और उसको कम्युनिस्टों का समर्थन था। न्यू पेंशन स्कीम को उन्होंने तब स्क्रैप नहीं किया और 2013 में जाकर के फिर पार्लियामेंट के अंदर PFRDA बिल पेश हुआ और वो एक्ट के रूप में बदला और पार्लियामेंट में बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़ी रही। ये सबसे अचंभे की बात थी कि जो दो पार्टियां एकदम धुर विरोधी थीं, वो दोनों एक साथ पार्लियामेंट में आकर के न्यू पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए PFRDA एक्ट पास करते हैं। और उसका एक खराब पहलू ये था कि 4 साल तक कम्युनिस्ट भाइयों के साथ कांग्रेस की सरकार थी। कम्युनिस्टों ने कभी भी पार्लियामेंट के अंदर न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करने का कोई प्रयास नहीं किया। देश में जो 24 राज्य हैं, उनमें से अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई और लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें आई, उन्होंने अलग अलग समय पर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया। ये पॉलिटिकल पार्टीज का कैरेक्टर है। कुछ राज्यों में अभी न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करने का निर्णय किया या घोषणा की, उसके पीछे कर्मचारियों का वेलफेयर नहीं है, उसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज का अपना खुद का वेलफेयर शामिल है कि अगर वो न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करते हैं, तो उनको सत्ता में रहने का मौका मिलेगा। हम भी इस चीज को समझते हैं और ये हालात को देखते हुए कि आज सरकार के साथ हम एक अच्छी बार्गेनिंग की स्थिति में हैं, सरकार को जबरदस्त तरीके से हम मजबूर करें कि केंद्र सरकार भी अन्य राज्य सरकारों की तरह न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करे और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। इसके लिए भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन 22 नवंबर 2023 को दिल्ली में करने वाला है और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करे। ये दबाव बना रहा है कि सरकारी रिक्त पदों को भरा जाए। हम लोग तो अपने पत्रों में उल्लेख कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तमाम उद्योगपतियों को ये कह रहे हैं कि आप रोजगार दीजिए, राज्य सरकारों को निर्देश दे रहे हैं और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को निर्देश दे रहे हैं कि आप भर्ती कीजिए। लेकिन हम अगर देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही हजार पद खाली पड़े हैं। लगभग 45,000 पोस्ट पिछले साल 15 जुलाई को खाली थे, जब भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कहा इन रिक्त पदों को छोड़ करके बाकी पदों पर भर्ती की जाए। तो इसको अभी हम रक्षा मंत्री और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि सरकार एक तरफ रोजगार प्रदान करने की बात करती है और वहीं पर सरकारी क्षेत्रों में भर्तियों पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया है, लेकिन भर्ती कर भी नहीं रही है और कुछ रोजगार मेले आयोजित कर रही है। ये बहुत गंभीर और चिंता की बात है। प्रोडक्शन के लिए भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता लोग हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि एक सुरक्षित वातावरण में काम हो और जन हानि जो है वो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। वो चाहे वर्कमैन की गलती हो या मशीन का कोई फॉल्ट हो या मैनेजमेंट की किसी पॉलिसी के दबाव के कारण लोगों में ये वातावरण बना हो। किसी भी परिस्थिति को हम सब ये मानते हैं कि ये वर्कर्स के हित में नहीं होता है। इस तरह के एक्सीडेंट जब होते हैं तो उसके बाकी दूसरे कर्मचारियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और उद्योगों में अशांति और चिंता पैदा होती है। इसलिए हम उसको समग्र रूप से देखते हैं। ये जो अपने ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं से हमने कहा है कि आप इसका ज़्यादा डिटेल में जाकर के इसको निरीक्षण करने की जरूरत है। हम किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं और मैनेजमेंट को ब्लेम करें या किसी और को ब्लेम करें। हाँ, वस्तुस्थिति की सही जानकारी हम लोग को होनी चाहिए और उसके रिमेडियल एक्शंस होने चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान हो।
दूसरी बात ऐसी सर कि प्रोडक्शन की कास्ट घटाने के लिए यूनियन का सहारा नहीं लिया जाता है, यूनियन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। पिछले टाइम SMS में कुछ मामला हुआ था अंदर, उन्होंने घटा दिया था, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा था इसलिए। तो उसके बारे में उन्होंने मैनेजमेंट ने यूनियन वाले को सलाह लेनी चाहिए कि भाई हम प्रोडक्शन का घटाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं और कहाँ घटाना चाहिए। मैनेजमेंट किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट के डिटर्मिनेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ। अगर कोई प्रोडक्ट ये बन रहा है उसके रेट को बढ़ाना या घटाने के लिए साइंटिफिक स्टडी करने का तरीका है। हाँ, टाइम एंड मोशन स्टडी का एक कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से उसको पूरा स्टडी करना चाहिए। कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ हो, कोई और इनोवेशन हुआ हो, प्रोसेस में कोई परिवर्तन किया गया हो जिससे कि काम करने में सुविधा बढ़ी हो, फिर आप जॉब को घटा या जॉब के रेट को घटा या बढ़ा सकते हैं। किसी ट्रेड यूनियन के कहने से या विरोध करने से न तो जॉब के रेट को बढ़ाया जाना चाहिए न ही घटाया जाना चाहिए। और मैनेजमेंट को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेड यूनियंस, खासतौर से भारतीय मजदूर संघ की जो ट्रेड यूनियन है, वो रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन में विश्वास करती है। आप हमसे बात करेंगे, हम आपको सही सलाह देंगे। आप हमसे बात किए बिना एक तरफा फैसला करेंगे तो हम उसका जो है उसको देखेंगे कि ये अच्छा कदम है या बुरा कदम है। अच्छा कदम है तो हम स्वागत करेंगे और बुरा कदम है तो उसका विरोध करेंगे। मैनेजमेंट को हमारा ये कहना है कि ट्रेड यूनियन को विश्वास में लिए बगैर आप कोई ऐसा काम नहीं करिए जिससे कर्मचारियों में रोष पैदा हो।